दर्शकों, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज हम फिर रूबरू श्रृंखला के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम किसी ऐसी शख्सियत को, ऐसे गुरु को सामने लेके आते हैं जिसने एक शिखर स्थान प्राप्त किया है, उच्च स्थान प्राप्त किया है। लेकिन उस उच्च स्थान प्राप्त करने में उसको कितना समय लगा और किस किस बाधाओं से वो गुजरा, उसके विषय में हम जानकारी हासिल करते हैं। क्योंकि आज एक गुरु जो 30 साल का है या 35 साल का है या 70 साल का है या 60 साल का है, तो उसकी जो 60 साल की, 55 साल की, 50 साल की जीवन यात्रा है, वो आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाती, क्योंकि आप लोग युवा हैं। तो आपके वो गुरु लोग जिन्होंने अपनी यात्रा यहाँ तक पहुँचाई, उन्होंने कितने कष्ट झेले, किन किन बाधाओं को प्राप्त किया, उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और उसका एक शीर्षक हमने दिया है कि एक कलाकार की जीवन यात्रा। तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो जयपुर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और मूर्धन्य कलाकार की श्रेणी में आती हैं। डॉक्टर समीरा कौसर का नाम किसी के लिए नया नहीं है। आपने शिक्षा भी दी जो डांस की नहीं थी, जो नृत्य की नहीं थी। तो दो चीज़ों को साथ में लेकर आप चली, और आप बहू हैं डॉक्टर शोभा कौसर की, और उनसे ही इन्होंने नृत्य सीखा है। उसके बाद जो गुरु से ये सीखते रहे, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर समीरा कौसर। प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर ने एक ऐसी श्रृंखला शुरू की, नई उम्मीद, नई पहल, और बड़े बड़े कलाकारों की जीवन यात्रा के बारे में हमें पता चला। और मैं अपने आप को बहुत इस लायक नहीं समझती कि मैं यहाँ बैठूँ और साक्षात कर पाऊँ। आप खुद इतने जानकार हैं, इतने गुणी हैं, गुरुजन हैं, और आपके माध्यम से कितने कलाकारों का भाग्य खुला है, और ये सभी जानते हैं, ये कहने की बात नहीं है। कला का सौभाग्य है आप। सौभाग्यवर्धन जी, आपको भैया कहूँ या सर कहूँ? आप बिल्कुल मुझे भाई कह सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया ही हैं आप तो जी। मैं बहुत आज अपने आप को सौभाग्यवान समझती हूँ। मेरा पहला आपसे एक ये प्रश्न है। वैसे हम लोग प्रश्न शब्द का प्रयोग भी नहीं करते, जिज्ञासा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मेरी पहली जिज्ञासा ये है कि आप कथक के एक घराने का हस्ताक्षर हैं, और आप शिक्षा भी दे रही हैं, आप नृत्य भी कर रही हैं, आप प्राचीन कला केंद्र को भी संभाल रही हैं। तो आपके अंदर ये जो एक लगाव पैदा हुआ डांस के लिए, नृत्य के लिए, ये कब और कैसे पैदा हुआ? और आपके घर में भी क्या कोई कलाकार था? भैया, मैं एक एकेडमिशियंस के घर से हूँ। कोई कलाकार दूर दूर तक हमारे घर में नहीं है, पर मेरी माँ को डांस से बहुत लगाव रहा। हमारी रोज़ की दिनचर्या ये होती थी कि 7 बजे तक हम खाना बना के, मेरी माँ खुद ही काम करते थे, वो प्रिंसिपल रिटायर हुए, तो जब हम छोटे थे खुद ही काम करते थे, किचन समेट कर 7:30 बजे, टीवी तो होता नहीं था, तो हम तो गिद्दा डालने लग जाते थे। मेरी माँ ने बोलियाँ डालनी और हमने डांस करना, पूरा पसीनो पसीन होके, फिर नहा के हमने सो जाना। ये हमारे दिन का एंड होता था। जी जी जी। इसी प्रकार से बस फिर कड़ियाँ भगवान ने जोड़ी और नृत्य के प्रति मेरा लगाव बढ़ता गया। फिर बड़े बड़े ऐसे लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया। एक मेरी मासी थी जो चंडीगढ़ में रहती थी। जी, नाम उनका क्या था? वो थी मिसेस गुरुदेव कौर मल्होत्रा जी। उनका मैं देना नहीं दे सकती। अपने पेरेंट्स तो सब बच्चों के लिए, अपने के लिए करते हैं। आज मैं अपनी
बिटिया के लिए भी वो नहीं कर सकती जो उन्होंने मेरे लिए किया। जी वो आज मैं 2-4 बातें उनकी ज़रूर बताना चाहूँगी। जरूर जरूर। स्कूल में टीचर थे वो, जी प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। 2 बजे घर आते थे, मेरे को यहाँ पढ़ने डाला ताकि मैं प्राचीन कला केंद्र में गुरु कन्हैया लाल जी से डांस की शिक्षा प्राप्त कर सकूं। जी क्योंकि हम पंजाब में रहते थे, मैं पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। जी। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट मेरे दादके और सोहाना में मेरे नानके हैं, तो जट सिख हैं हम। तो उस समय कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी और राजपुरा में हम रहते थे, कोई टीचर नहीं मिलता था। वहाँ भी एक पटियाला से आते थे तो बहुत बड़े हिकअप्स हो रहे थे, सीख नहीं मैं पा रही थी। तो जी। उन्हीं के प्रोत्साहन से 8वीं क्लास में मेरा यहाँ दाखिला हुआ और मैं उनके घर में रहती थी और वो मुझे अपनी बेटियों से भी अधिक प्रेम करते थे। उन्होंने ही गुरुजी को ढूंढा, प्राचीन कला केंद्र को ढूंढा और वो मेरी बात बीच में रह गई कि साइकिल पे बिठा के वो मेरे को, पहले 16 सेक्टर में होता था प्राचीन जी, कला जी, जी, केंद्र। जी, मैं जी। प्राचीन कला केंद्र का प्रोडक्शन हूँ और इसमें कोई शक नहीं है। वो मेरे को साइकिल पे बिठा के लेके आते थे। फिर उन्होंने गर्मी में रोज़ गार्डन में बैठे रहना, 2 घंटे में गुरुजी से डांस सीखती थी, फिर साइकिल पे वापस। ये 8-10 साल ऐसे चलता रहा। तब जी। तक मेरा शौक कब मेरी रूह बन गया कथक मुझे नहीं पता, जी ये मैं नहीं बता सकती। जी जी जी। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपका जो प्रारंभिक शिक्षा है हाँ जी, डांस की, नृत्य की, वो आपके घर से आरंभ हुई गिद्धे के रूप में। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद आपके प्रथम गुरु स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, हाँ जी, है ना? गुरु कन्हैया लाल। जी जी। उसके बाद आपने एमए किया है हाँ जी, संगीत में, सॉरी नृत्य में एमए किया है आपने, हाँ और जी। आपने पीएचडी भी की है। हाँ जी, मैंने तो नृत्य में आपने एमए का विचार कैसे, पहले बीए में आपने लिया होगा? नहीं, हाँ, सीधा एमए में लिया? बहुत ये भी एक कहानी है जी जी मेरे, क्योंकि एकेडमिशियंस मेरे पापा हर एक, अब 12th के बाद एक क्वेश्चन मार्क पड़ता है ना जी जी, कि किस तरफ को जाना है, बिल्कुल ठीक है। तब तक 8वीं से 10वीं तक, तब 10वीं के बाद कॉलेज शुरू हो जाता था। हमारा लास्ट बैच था जिसने प्रेप की। तो एक प्रश्न उठा कि कहाँ जाना है। मैंने कहा मैंने डांस करना है। तो मेरे पापा, उनको तो डांस क्या है उनको नहीं इतना पता था, पर वो बहुत मेरे को प्रोत्साहन देते थे। पर प्रोफेशन और पूरी तरह तौर से डांस किया जाए इसके बारे में बड़े ही वो क्वेश्चन मार्क था। मेरे पापा ने बोला कि मुझे, और मेरी मासी ने, पूरी मीटिंग हुई इनकी, मेरी माँ, तो इन्होंने बोला कि एक गिव मी गुड एकेडमिक डिग्री दे दो इस हाथ और दूसरे हाथ डांस ले लो। तो बड़ी दुविधा, मैंने कहा कोई बात नहीं, डांस के लिए तो कुछ भी। जी तो हम, अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा कहती हूँ, पढ़ाई में भी मैं अच्छी थी। जब से डांस शुरू किया तो पढ़ाई में भी अच्छी हो गई। जी। तो फिर पहले साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि एकेडमिशियंस की बेटी मैं, डॉक्टर्स हैं मेरी सारे बड़े बहन भाई डॉक्टर हैं, दीदी यूएस में है, मेरा ब्रदर पीजीआई में है डॉक्टर। तो फिर पहले यही आर्ट्स लिए गए, ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। उसके बाद साइकोलॉजी ली। साइकोलॉजी भी सच बताऊं मैंने इसलिए पढ़ी क्योंकि उसमें इमोशंस की थ्योरी पढ़ाते हैं और डांस में इमोशंस हम करते हैं। जी 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 डांस को अच्छे तरह से समझने के लिए मैंने साइकोलॉजी ली। जी। फिर 2-3 साल जब तक बीए किया तो साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट बन गया। साइकोलॉजी, डांस नहीं लिया क्योंकि साइकोलॉजी के साथ डांस कॉम्बिनेशन नहीं था, नहीं था। और गुरुजी कहते थे कि पैर खराब हो जाएगा डांस, या उनकी इनसिक्योरिटी होगी, मैं नहीं कुछ कह सकती, पर वो कॉलेज में मुझे डांस नहीं लेने दिया उन्होंने। तो मैंने उनकी बात भी मानी और साइकोलॉजी ऑनर्स के साथ मैंने बीए किया और साइकोलॉजी में एमए किया और फिर एमफिल में भी एडमिशन ले लिया था। पर फिर मैंने कहा जी बहुत हो गया, फिर डांस में एमए में मैंने एडमिशन लिया क्योंकि मैं गुरु माँ से मिल चुकी थी, क्योंकि मेरे गुरु कन्हैयालाल जी की पट शिष्या हमारी गुरु माँ, कौन? गुरु शोभा कौशल जी। जी तो उनसे बड़ा मैं प्रभावित थी। ये जो बिंदी देख रहे हैं ये भी उन्हीं से, मतलब लोग कहते हैं कि मैं, प्यार मुझे इतना, मेरा आइडियल वो शुरू से रही और आज तक भी है। ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे। तो बस फिर साइकोलॉजी में एमए किया, एमफिल की एडमिशन लेके फिर मैं गई नहीं। मैंने कहा पापा को, मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी मासी को बोला, मैंने कहा बस अब मुझको डांस की एमए करने दीजिए। फिर मैंने डांस की एमए की। जी। पर जिस दिनों बीए के दौरान भी मैंने गुरु माँ से बहुत फोक डांसेस सीखे, छुप छुप के। मैं यूथ फेस्टिवल में भी क्लासिकल कथक किया था मैंने। जी जी। तो बहुत प्राइजेस वाइजेस आए, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया, ग्रोथ हुई। तो पहली बार आप
गुरु शोभा कौसर जी के संपर्क में कैसे और कब आई? मैं गुरुजी से सीखती थी, गुरु कन्हैयालाल जी जो प्राचीन कला केंद्र में के डांस विभाग में प्रमुख थे। तो जब भी परफॉर्मेंस होनी तो वो भाव नहीं सिखाते थे, कोई बहुत कॉन्शियस थे वो चने चबवा देते थे, पैर बना दिया, अंग बना दिया, पर उन्होंने भाव भजन नहीं सिखाते थे। तो वो कहते थे शोभा ज़रा देख लेना इसको। वो जब देखने आते थे मम्मी मेरे को, तो हमको उनसे बहुत प्यार हो गया, गुरु माँ से, और भगवान की कृपा के उन्हीं के चरणों में रख दिया उन्होंने जी। तो एक जट सिख फैमिली, एक जो ऐसा परिवार जो नृत्य से इतना जुड़ा हुआ है, उस तक कैसे पहुंची आप? ये मेरे फादर इन लॉ गुरु ML कौसर जी। मतलब मैं सीखती थी, 8वीं क्लास से उस घर में जाती हूँ, पर मैंने मेरे अपने हस्बैंड सजल जी को कभी देखा नहीं था, ऐसे कभी हम मिले नहीं। मतलब शुरू से हम डांस पढ़ाई इसी में चलता रहा मेरा जीवन। कभी सोचा भी नहीं था कि, कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि मैं यहीं रह जाऊंगी। तो पर जो गुरु ML कौसर जी थे मेरे फादर इन लॉ, उनका विजन देखिए। उन्होंने मेरे फादर को कहा कि अगर आपको ठीक लगे तो ठीक सोचना, एक बात करने लगा हूँ कि अगर ये हमारे घर में आ जाए तो। जी। तो कहते अगर नहीं अच्छा लगा तो आप भूल जाना। तो फिर ऐसे ही अच्छा, उनका विजन है ही। जी। तो आपके पतिदेव सजल कौसर जी, उनका भी कोई संगीत के प्रति, संगीत के किसी एक विभाग के प्रति कुछ रुझान है? हाँ जी, उनको भी बहुत, वो भी हमेशा कहते हैं कलाकार बनना चाहते थे, पर किस्मत जो जहाँ ले जाती है, वो बहुत अच्छा वो बजाते हैं, तबला भी बहुत अच्छा बजाते हैं, तबले में गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो भी। पर प्रोफेशन उन्होंने वकालत की, वकील हैं, और अब तो प्राचीन कला केंद्र को संभाल रहे हैं। गुरु माँ साथ में हैं, उनका आशीर्वाद। अच्छा, उसके अतिरिक्त आपने 2 गुरुओं का नाम तो लिया। हाँ जी। उसके बाद भी आपने कोई और गुरु से भी सीखा है? हाँ जी, मैं गुरु माँ से तो सीखती ही थी जी। गुरु कन्हैयालाल जी से मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई जी। उसके बाद गुरु माँ गुरु शोभा कौसर जी से सीखती थी, और फिर एक समय आया जब वो बहुत बिजी रहने लगे, टूरिंग बहुत होती थी, पापा के साथ जाते रहते थे, और हम दोनों, ये बड़ी मजे की बात है कि हम दोनों औरतें एक ही घर की एक ही समय पे बिजी नहीं हो सकते थे ना। जी जी। कि या तो बहू सीख रही है तो गुरुजी बाहर से आ रहे हैं तो सीख रही है, सास संभाल रही है जी, और या सास मम्मा गुरु माँ कर रही है प्रैक्टिस तो मैं हूँ जी जी। तो ये बड़ा कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता था। जब भी मम्मी ने सिखाने लगना, मैंने करने लगना, तो घर बच्चे भी थे छोटे जी जी जी। तो फिर हमने ये गुरु माँ ही का आशीर्वाद रहा कि, और सजल ने भी बहुत प्रोत्साहन दिया। गुरु ब्रिजमोहन गंगानी जी से मैंने विधिवत शिक्षा प्रारंभ की। आप भी जो गुरु ब्रिजमोहन गंगानी जी भी जयपुर घराने से ही ताल्लुक रखते हैं? हाँ जी, वो तो जयपुर घराने से, गंगानी परिवार से हैं। अच्छा। वो तो प्रायवाची हैं जी, गंगानी परिवार तो आप जानते हैं जी, राजेंद्र गंगानी वगैरह सारे एक ही परिवार उनके चाचा हैं जी जी। और ये चंडीगढ़ में थे, और बस ये कड़ी जैसे भगवान ने जोड़ दी। तो उसके बाद आपने शिक्षा भी दी है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मुझे याद पड़ता है आपने एज लेक्चरर भी काम किया कुछ समय? हाँ जी, मैंने पहली जॉब मेरी हुई साइकोलॉजी की पार्ट टाइम लेक्चरर लगी मैं 42 कॉलेज में। वहाँ पे जिस टाइम मेरी हुई सिलेक्शन, एक डांस टीचर की भी हुई थी सिलेक्शन, तो मैंने बच्चों से पूछना बेटा डिपार्टमेंट कहाँ है, उन्होंने मुझे डांस डिपार्टमेंट छोड़ के आ जाना। मतलब उनको देख के लगता था कि यही होगी डांस टीचर की। और जब कभी मैंने इंटरव्यू पे जाना, साइकोलॉजी वालों के साइकोलॉजी की नौकरी के लिए जाना इंटरव्यू पे, हमारे टीचर पंजाब यूनिवर्सिटी के होते थे सारे ना सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उन्होंने कहना समीरा तुम क्या कर रहे हो, जाओ डांस करो, तुमने यहाँ नहीं होना, तुम्हारी तो लगनी नहीं यहाँ, जाओ। इंटरव्यू भी नहीं लेते थे जी। फिर मैंने कहा ठीक है भैया, तो डांस में जॉब किया मैंने। नहीं, आपने होम साइंस कॉलेज में। वहाँ पे कितने 42 में कितने दिन काम किया? 2 सेशन। 2 सेशन? हाँ जी, 2 सेशन काम किया। फिर मन लगा नहीं, फिर यहाँ पे उन दिनों पीएचडी चल रही थी मेरी जी, वो भी काम फाइनल स्टेज पे था, फिर मैंने वो छोड़ दिया, और फिर मैंने 10 साल काम किया है होम साइंस कॉलेज में एज डांस लेक्चरर जी। पीएचडी आपका क्या वो था, टॉपिक क्या था? मेरी थी जी, इट वाज पंजाब यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से किया मैंने।
पर्सनालिटी स्टडी ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसर्स। ओह अच्छा। हाँ जी, वो मैंने दोनों को मिक्स करने का मेरे गुरु ही कहती हूँ मैं। साइकोलॉजी में मेरे डॉक्टर एल.एस. मिन्हास वो रहे गाइड। क्रिएटिविटी पे बहुत उनका पायनियर काम है। तो क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड साइकोपैथोलॉजीज के डांसर्स में ये 3 वेरिएबल्स हमने किए थे और बड़े बड़े डांसर्स से मिलने का मौका मिला है, साक्षात्कार करने का मौका मिला, बहुत सीखा मैंने उसके दौरान। तो आप जहाँ तक मुझे पता है आपकी ननद भी डांस करती हैं। हाँ जी, पूर्वा जी आप हैं पूर्वा जी, तो आप लोगों ने कभी इकट्ठे भी डांस किया है? हाँ जी, कुटुंब मतलब, परंपरा। हाँ, एक मतलब गुरु शोभा कौसर जी और आपकी नंद। हाँ जी, और आप। हाँ जी, मैं। और जहाँ तक मुझे पता है आपकी बेटी भी डांस करती है। छोटी सी थी उसकी भी, वो भी ऐसे। और पापा ने भी किया था जी। गुरु एम.एल. कौसर जी ने भी डांस किया। जी जी, तो परंपरा में डांस किया आप? हाँ जी, हमने सबने इकट्ठा किया था। अच्छा, आपने जयपुर घराने के 3 मूर्धन्य गुरुओं से नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। हाँ जी, मेरा सौभाग्य। तीनों में आपको क्या फर्क लगा? फर्क ऐसे है कि गुरुजी जो मेरे प्रथम गुरु कन्हैयालाल जी, वो मतलब उस समय पे वही जरूरी है, तैयारी पे ध्यान। हाँ, तैयारी, पैर बनाना, सांस बनाना, अंग बनाना, कि मतलब 3 घंटे आप तिहाइयाँ ही कर रहे हो जी, वो भी बहुत जरूरी है जी। मैं ये समझती हूँ कि मुझे भगवान का बहुत ये आशीर्वाद रहा कि सही समय पर सही गुरु जी मिलते गए। जी जी। अब गुरु माँ है, इनका ऑफ कोर्स टेक्निकल कथक का भी कोई जवाब नहीं है, पर भाव मैंने इनके जैसा नहीं देखा किसी का। जी जी। इतनी जितनी भी डांसर्स को मैंने बड़े बड़े शोज देखने का, अब तो कंपेयरिंग करती हूँ, आपको पता ही है प्राचीन कला केंद्र का, तो मतलब ऐसा भाव एक्सटेम्पोर और ऐसे इतनी सहज रूप से भाव, और किसी भी मतलब कविता कैसे नृत्य बन जाती है, मैंने इनसे सीखा। जी। और फिर जो ये बृजमोहन गंगानी जी गुरु जी हैं, इनकी परंपरागत बंदिशें, लमछड़ परण और 111 धा, जो मतलब घनारे दर सिक्के बंद सबक है, वो मुझे इनसे भी प्राप्त हुआ। अच्छा, सिक्के बंद सबक ये क्या है? ये जैसे लंब छड़ परण, वो क्या है? मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें 111 धा है जी, जिसमें सांस नहीं है। अच्छा, ओके। सांस लेने की जगह नहीं है और आपको पता नहीं लगता कहाँ शुरू एक पल्ला कहाँ खत्म, ये समझ नहीं आती जी। मतलब 10 बारी भी अगर पहली बारी आप सुनोगे तो नहीं समझ सकते। जी, सुनाओ। जी जी प्लीज। ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना तक दिन धादांदा कितक धा दादा कितक धा दादा कितक तक दुम कितक धादांदा कितक धादांदा कितक धा धा दादा कितक तक दुम कितक धादांदा कितक धादांदा कितक धा धा दादा कितक तक दुम कितक धादांदा दा कितक धा धा दादा अंदा कितक धा दादा कितक तक दुम कितक धादांदा कितक धादांदा कितक धा धा दादा कितक तक दुम कितक धादांदा कितक धादांदा कितक धा दादा कितक तक दुम कितक धादांदा कितक धादांदा कितक धा धा दादा अंदा कितक धा दादा कितक धा तक दुम कितक धादांदा कितक धादांदा कितक धा धा दादा कितक तक दुम कितक धादांदा कितक धादांदा कितक धा धा दादा कितक तक दुम कितक धादा कितक धादांदा कितक धा धा। क्या बात, क्या बात। अब इसमें 3 पल्ले हैं जी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि गुरुजी का ऐसा मतलब ये वो चीजें हैं जो इनके शादियों में जवाइयों को शगुन के रूप पर दी जाती थी। ये 111 था है। जी जी जी, बहुत सुंदर। हाँ। अच्छा, आपकी जो सारी शिक्षा है वो तो परंपरागत रूप से हुई। हाँ जी, है ना। और आजकल के जो बच्चे हैं, क्या वो सक्षम रहते हैं या उनका उस तरीके से सीखने में कुछ रुझान कम हुआ है, या ऐसी क्या नई चीज जोड़ी जाए जो उसका जो नए बच्चे हैं उनका रुझान परंपरागत चीजों की तरफ किस तरीके से मोल्ड किया जाए। हाँ, कि वो बीच में कोई एक ब्रिज बनाकर उनको परंपरागत तक लाया जाए। हाँ, यानी जो वो चाहते हैं उसको सामने रखते हुए क्या किया जाए, ऐसा कुछ कभी आपने सोचा है? हाँ जी, ये हम नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे आजकल रुझान कम हो गया, नहीं, समय ही बदल गया है जी। हर एक चीज एवोल्यूशन, क्रमागत जो विकास है वो होता ही है, जो जीवंत है वो बदलेगा, है ना। जी। थोड़ा सा अगर हम अगली जनरेशन के हिसाब से उनकी
भाषा में थोड़े देर बोल करके अगर हम एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोल लेते हैं और उनके दिल में एक बारी कोई चीज़ बस जाए, क्योंकि आज की जनरेशन को आप थोप नहीं सकते कि ये बेटा करना है बस, ऐसे नहीं आप कह सकते। ये ऐसे होता है, ये भी है, एक ऑप्शन है, देखो अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स वो उनको अच्छा लगेगा ही, हमारे ही तो बच्चे हैं ना, हमारे ही तो मतलब हमारे ही तो संस्कृति के बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं अच्छा लगेगा कथक। पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ कम्युनिकेशन बनानी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मुझे लगता है कि कथक एक ऐसी विधा है, जितनी मुझे अल्प बुद्धि में जितनी मेरे को समझ आई है, अभी हर रोज़ सीखती हूँ, अभी बहुत सीखना है, पर मुझे लगता है कि कथक एक ऐसी विधा है जिसमें सब कुछ कहा जा सकता है। उनकी मतलब आज की जनरेशन की प्रॉब्लम्स, आज की जनरेशन के मुद्दे अगर हम कथक में दिखाएंगे तो उनको ये नहीं लगेगा कि ये तो 12वीं शताब्दी का होता था, कुछ हो के ठीक है, फाइन, ये हमारी कल्चरल बैकग्राउंड है, ठीक है भैया है। नहीं, उनको ये लगना चाहिए कि अरे ये तो हमारी बात कर रहे हैं, है ना। अगर आज की सिचुएशंस, कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कथक के माध्यम से उनको देते हैं तो जरूर सुनेंगे। जैसे अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, व्हाट्सएप मुझे भी नहीं आता था, बड़ा रियाज करना पड़ता है इसके लिए। हाँ जी, बिल्कुल है ना। तो मैंने अपने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा भैया मुझे एब्रिविएशंस बताओ कि क्या क्या होती हैं। 8-10 आप लोग क्या यूज करते हो? हाँ, क्या बोलते हैं? TTYL होता है टॉक टू यू लेटर। अच्छा, गो टू हेल होता है GTH, ये मैंने याद किया। और है ना, तो व्हाट्सअप डूड, व्हाट डू वी डू, ये ऐसी ऐसी बातें उन्होंने, एक बच्चे ने लिख के दी मेरे को। फिर मैंने उसमें देखा, मैंने कहा देखें, लेट मी सी व्हाट कैन आई पिक अप। तो फिर एक तिहाई बनाई। ये जब भी मैं किसी कॉलेज या स्टूडेंट्स के प्रोग्राम में करती हूँ, बड़ी मेरी हिट जाती है। तो ये एक पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको। जी। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, एक ने मैसेज किया, व्हाट्सअप डूड, वीकेंड है, चलो कोई प्रोग्राम बनाते हैं। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से किया, उसने, वो बिजी होगा दूसरा फ्रेंड, उसने बोला कि टॉक टू यू लेटर, TTYL। पहले को गुस्सा आया, कहता गो टू हेल। अब इसको कथक में कैसे कहें? वही बात की उनकी भाषा में बोलें जी। तो वो ये है कि सुनाती हूँ मैं आपको। व्हाट्सअप डूड, व्हाट डू वी डू, वेयर डू वी गो, व्हाट डू वी डू, वेयर डू वी गो, TTYL GTH। व्हाट्सअप डूड, व्हाट डू वी डू, वेयर डू वी गो, व्हाट डू वी डू, वेयर डू वी गो, TTYL GTH। धाती धा, धा धाती धा, ता धाती धा, धा धाती धा, ता धाती धा, तेरी किट तक धाती धा। क्या बात, क्या बात। तो ये बहुत पसंद आती है उनको, लगता है अरे ये तो हमारी बात भी कह रही है, तो ये तो ऐसा भी होता है कथक। जी। तो ये तो आपकी रही अभी तक की जीवन यात्रा। हाँ जी। लेकिन जहाँ तक मुझे, फिर वही बात की, जहाँ तक मुझे पता है, आप एक अखिल भारतीय संस्था है जो विधाओं के लिए काम करती है, जो आर्ट के लिए काम करती है, जो फाइन आर्ट्स के लिए काम करती है, जिसका नाम है संस्कार भारती। हाँ जी। आप उसमें भी प्रमुख रूप से जुड़ी हैं। हाँ, तो किस प्रकार जुड़ी और क्यों जुड़ी? संस्कार भारती में मैंने इसलिए ज्वाइन किया, और मैं उसका एक बहुत अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मैं उसकी विधा प्रमुख हूँ। क्योंकि ये लोग, किसकी विधा प्रमुख? संस्कार भारती की नृत्य विधा जी। प्रमुख। अच्छा, ओके, है ना। जी जी। तो इसमें मेरे साथ 55 मेरी शागिर्दें हैं, जो कि हम वर्कशॉप्स लगाते हैं, फ्री भी सिखाते हैं। हमारे बच्चों को इतना हम श्योर करते हैं कि हमारे बच्चों को हमारी धरोहर कथक से प्यार हो जाए, जो कि मेरे ख्याल ध्येय है संस्कार भारती का, कि हमारी संस्कृति से जो हटते जा रहे हैं बच्चे, वो उनके दिल में कूट कूट कर भर दी जाए, ऐसा करने का प्रयास करते हैं। और ये बड़ी नेशनल लेवल की एक संस्था है, बड़ा अच्छा लगता है। कई परफॉर्मेंस भी हमने दी हैं, और क्योंकि ऐसे ही प्राचीन कला केंद्र भी काम करता है, मैं वहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हूँ और उसकी प्रोडक्शन हूँ। प्राचीन कला केंद्र इतने कलाकारों को मौका देते हैं, वो कड़ी है जो कि अंधकार में रियाज करते आर्टिस्ट को पहुँचाता है। जी। और इतने 60 सालों से करते आए वो। तो इसी प्रकार से संस्कार भारती भी उनका मिलता जुलता ही उद्देश्य है। इसलिए जहाँ तक मैंने पढ़ा है, संस्कार भारती का एक मूल मंत्र है जो अक्सर पढ़ने को मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। वो है यह कि अलग अलग विधाओं के माध्यम से एक संवेदनशील समाज की रचना करना। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कलाकार, उनका ये कहना है, जो मैंने 1-2 लेक्चर्स सुने हैं, कि कलाकार यदि कोई बन जाता है किसी भी रूप में,
कला 4 प्रकार उन्होंने बताए, एक तो कला साधक, एक शिक्षक, एक सीखने वाला और चौथा देखने वाला। हाँ जी, वो जब ये बहुत ज़रूरी है, जब ये चारों मिल जाते हैं तो आदमी क्रूर नहीं रह पाता, उसके अंदर एक संवेदनशीलता आ जाती है, तो उसके माध्यम से ये शायद बिल्कुल, ये मेरा तो जिंदगी का उद्देश्य है कि जितने भी बता सकूं मैं कि पर्सनैलिटी चेंज, व्यक्तित्व चेंज हो जाता है अगर कोई कला सीखते हो जी। और यही संस्कार भारती कहती है कि हमें कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, हम ही हो जाएं, वही बहुत ज़रूरी है। समय की मांग है जिस पे संस्कार भारती काम करती है और मैं हमेशा इसके साथ काम करना चाहूँगी और कर ही रहे हैं हम। शायद आपको कला का संस्कार भारती द्वारा कोई सम्मान भी दिया गया, कला गुरु सम्मान दिया गया, जिसके लायक मैं हूँ नहीं, पर फिर भी दिया। मेरे अंदर इन्होंने मतलब संस्कार भारती ने कुछ देखा और मुझे इतना अवसर दिया, तो मुझे बड़ा लगता है कि मेरी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं भी पूरे ज़ोर से काम करूं। चंडीगढ़ इकाई में हम काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा समीरा जी बात करके आपसे, और भगवान से प्रार्थना है कि आप दिन दूनी उन्नति करें, उन्नति की ओर अग्रसर रहें, और इसी प्रकार से स्वयं कला की सेवा करते हुए अपने बच्चों को भी इस तरफ डालें, और जो आप कर रही हैं, लेकिन ये निरंतरता बनी रहे, अनथक आप प्रयास करती रहें, क्योंकि जीवन में कभी भी सीखने का अंत नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप निरंतर सीख भी रही हैं और सिखा भी रही हैं, और आप संस्कार प्राचीन कला केंद्र को भी संभाल रही हैं। तो ये तीनों काम आप संतुलन कैसे आप बना पाती हैं, कैसे कर पाती हैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर इतना मज़ा आता है। सुबह मतलब 4:30 बजे आजकल मेरा दिन शुरू होता है। एक योगा और ऐड हो गया है संस्कार भारती के कारण, क्योंकि योग की इतनी बातें सुनी तो जाके देखा कि क्या है। थोड़े दिन किया तो एडिक्शन हो गई है। अब वो ऑनलाइन चल रहा है लॉकडाउन में, थोड़े फ्री भी थे, परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही थी, तो योग से शुरू होता है हमारा दिन, फिर रियाज, फिर बस बारी बारी चलता ही जाता है। पता नहीं कैसे हो ही रहा है। गुरु महाराज के आशीर्वाद है, परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद है। चलिए, भगवान से प्रार्थना है आपके लिए कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और कला की सेवा करती रहें। अब अंत में हम एक अपना स्वार्थ साधने के लिए कि ताकि आप हमें हमेशा याद रखें, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर यानी उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं, ताकि जब भी बैठ के आराम से लीजिए, ताकि जब भी आप इसको देखें आपको नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर की याद आती रहे और आप हमेशा हमें अपने दिल और दिमाग में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।